नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है हमारा 15 दिसंबर 2024 का दिन और आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। और देखिए, आज के वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वार्षिकांक 2024 की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रेंकोइस बायरू बन गए हैं और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने भी हाल ही में फ्रेंकोइस बायरू को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया। याद रखिएगा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? फ्रेंकोइस बायरू। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन हैं। देखिए, फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल है पेरिस और फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम मैंने बता ही दिया है, इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ की फ्रांस की पॉपुलेशन है 6.82 करोड़। ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रांस की फ्रेंच। दूसरा कि हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया पसंदीदा देश का दर्जा वापस ले लिया है। तो देखिए, पहले जो है स्विट्जरलैंड ने भारत को अपना सबसे पसंदीदा देश का दर्जा दिया था, जिसके तहत कई सारे टैक्सेस वगैरह में छूट मिलती थी, लेकिन अब इसको स्विट्जरलैंड ने वापस ले लिया है। पूरा मामला क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, स्विट्जरलैंड ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया है और 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड में भारतीय संस्थाओं के लाभांश पर 10% अब टैक्स देना पड़ेगा। यानी 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में जितने भी भारतीय संस्थाएं हैं, अगर वो बिजनेस कर रही हैं, जितना भी कमा रही हैं, उसका 10% स्विट्जरलैंड सरकार को अब उनको टैक्स देना पड़ेगा। और देखिए, इस यूरोपीय राष्ट्र स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ अपने दोहरे कराधान यानी डुअल टैक्सेशन परिहार समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र खंड को निलंबित कर दिया है, इसलिए ये 10% टैक्स जो है अब लगेगा। देखिए, स्विट्जरलैंड जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है रोमानीज, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ये सभी भाषाएं वहाँ पे बोली जाती हैं। और करेंसी है स्विट्जरलैंड की स्विस फ्रैंक। पॉपुलेशन है 88.5 लाख, यानी कि ये संख्या में 1 करोड़ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए, एटीट्यूड इतना है कि इन्होंने भारत को अपना पसंदीदा देश का दर्जा जो दिया था वो छीन लिया है। और देखिए, जो आपका स्विट्जरलैंड देश है इसकी राजधानी क्या है? बर्न है, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस मंत्रालय ने हिजब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया। देखिए, पहले तो हिजब उत तहरीर जो है ये एक राजनीतिक संगठन हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी जो है गंदी हो गई है। आतंकवाद फैलाने में इसका अहम भूमिका जो है पूरी दुनिया में हो रहा है। तो इसीलिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि हिजब उत तहरीर जो है ये आतंकी संगठन है, हम इसको आज से आतंकी संगठन घोषित करते हैं। देखिए, किस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? खासतौर से आतंकी संगठन, ये पीसीएस के यूपी पीएससी, बिहार पीसीएस, किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी तक में पूछा गया है। जैसे कुछ समय पहले बोको हराम नाम का एक आतंकी संगठन था नाइजीरिया का। तो ऐसे मतलब बहुत सारे संगठन हैं जो जहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मोहम्मद हो गया, पाकिस्तान में इसका ब्रांच है। तालिबान है इसका अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर है। तो ऐसे ही देखिए, जो आपका हिजब उत तहरीर है ये आपका लेबनान का एक आतंकी संगठन है। और भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिजब उत तहरीर को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित किया हाल ही में। और जो आपका हिजब उत तहरीर है ये समूह आतंकवाद के माध्यम से वैश्विक इस्लामी राज्य और खिलाफत स्थापित करना चाहता है, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यानी कि हिजब उत तहरीर चाहता है कि पूरी दुनिया जो है इस्लाम अपना ले, चाहे बंदूक की नोक पे चाहे चाकू की नोक पे। अगर नहीं अपनाएगा तो हम उसको काट डालेंगे, मार डालेंगे। तो इसलिए गृह मंत्रालय ने भारत के लिए इसको खतरा बताया है हिजब उत तहरीर को, और इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आइए जानते हैं इसका लीडर कौन है। देखिए, जो संगठन है हिजब उत तहरीर, इसका मेन लीडर है अता अबू रस्ता। और इसका जो संस्थापक है हिजब उत तहरीर का, इसका नाम है ताकी अल दीन अल नभानी। और हिजब उत तहरीर की स्थापना 1953 में हुई थी, यानी बहुत पुराना संगठन है ये। लेबनान में इसका हेडक्वार्टर स्थित है हिजब उत तहरीर का, इसको नोट कर लीजिएगा। और ख़ास तौर से इसकी संस्थापक का और इसका वर्तमान में जो आतंकी नेता है, लीडर है मेन, आता अबू रस्ता। तो ये जो है हिजब उत तहरीर का मेन लीडर है वर्तमान में। चौथा है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
तो देखिए जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आपको बता दें सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने टीकों के नियमन में सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए WHO मानकों को पूरा कर लिया है। और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल CDSCO के प्रमुख हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। यानी CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और अभी हाल ही में एक खबर ये आई है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने टीके, देखिए जितने भी टीके होते हैं बच्चों को लगते हैं, या फिर कोरोना का टीका हो गया या फिर पोलियो का हो गया, तो उसके नियमन में सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मानकों को पूरा कर लिया है। पांचवा की माउंट एडम्स, और माउंट एडम्स जो है एक स्ट्रेटो वाल्केनो है, ये किस देश में स्थित है? तो देखिए जो माउंट एडम्स है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये बहुत, देखिए यहाँ फोटो में तो छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका एरिया बहुत ही लंबा है। कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, और इसका इतिहास थोड़ा समझानेंगे क्यों चर्चा में है। देखिए जो माउंट एडम्स है, ये वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। 1000 वर्षों से निष्क्रिय रहने के बाद बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधियां दिखा रहा है ये, मतलब इसके अगल बगल में भूकंप आ रहा है। इसका मतलब अंदर से लावा इसको जो है ऐसे मतलब धक्का दे रहा होगा कि हम बाहर निकलें, और इसीलिए अगल बगल में थोड़ा सा भूकंप की एक्टिविटी दिख रही है। और ये एक स्ट्रेटो वाल्केनो है जो वाशिंगटन राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? देखिए इस माउंट एडम्स की ऊंचाई है 12,277 फीट, यानी 12,277 फीट को हम अगर कन्वर्ट करें मीटर में तो 3,742 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यानी कि लगभग 4 किलोमीटर हो गया। और इसकी चौड़ाई 18 मील यानी कि 29 किलोमीटर है, यानी ये 29 किलोमीटर ऐसे चौड़ा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया है इस माउंट एडम्स का। इसका अंतिम विस्फोट कब हुआ था? 3800 से 7600 साल पहले। अब सोचिए 3800 से 7600 साल पहले, मतलब पाषाण युग के दौरान जो है इसमें आखिरी बार भयानक विस्फोट हुआ था। लेकिन ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, अब लगता है कि इसमें जो विस्फोट होगा, तो इसीलिए ये माउंट एडम्स चर्चा में है, जो कि कहाँ पे है? अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका में कहाँ स्थित है? माउंट एडम्स जो है अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है, ठीक है। तो इसके बारे में नोट कर लीजिएगा सारी डिटेल्स। और छठवां की ITU वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए नई दिल्ली में जो है ITU वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया था नई दिल्ली में। और भारत ने, याद रखिएगा, हाल ही में नई दिल्ली में वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी की थी, जो कि पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इसलिए एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का मेजबानी भारत के द्वारा 2024 में किया गया था नई दिल्ली में, जो कि भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था। और यहाँ से जुड़ी कुछ खास बातें और हैं। देखिए जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली था 2024 का, यहाँ 190 से अधिक देशों के उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एकत्र ये करता है, मतलब किया था इसने, ताकि 6G टेक्निक, अभी देखिए 5G चल रहा है इंडिया में, तो वो भी शुद्ध से नहीं चल रहा है, 4G से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कह सकते हैं इसको आप, और साइबर सुरक्षा जैसे प्रौद्योगिकियों के लिए भविष्य के मानकों पर यहाँ पर जो है चर्चा और स्थापित किया जा सके। देखिए PM मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी में एक गतिशील खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देते हुए दूरसंचार और डिजिटल बुनियादी ढांचे में इसकी प्रगति को उजागर किया इस सम्मेलन में, जिसमें मोबाइल निर्माण और कनेक्टिविटी पहलों में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। वाकई देखिए, मतलब मैं किसी नेता, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। खैर चुनाव तो मैंने लड़ा था अभी 2-2 प्रधानी का, जिला पंचायत का। तो देखिए जो भी नेता अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो देखिए PM मोदी जब से आए हैं उन्हीं की देन है कि मतलब उन्होंने नेट फ्री करवा दिया, और जिसमें मतलब इनडायरेक्टली उनका हाथ था अंबानी के द्वारा। और तभी ये संभव था कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की 2017 से। तो जियो जब से फ्री हुआ तब से मेरी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, वरना इंटरनेट इतना महंगा था कि मतलब 200 रुपये में 1 GB मिलता था डाटा, वो भी 4G का, तुरंत ऑन कीजिए तुरंत ख़त्म।
तो ये आज जो डिजिटल क्रांति भारत में देखने को मिल रही है, इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मोदी जी के कारण ही शायद आप हमको सुन पा रहे हैं यूट्यूब पे। सातवां की स्पेस एक्स द्वारा हवा में रॉकेट पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना का क्या नाम है? देखिए, स्पेस एक्स के द्वारा हवा में रॉकेट पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना का नाम मेकाजिला है। ठीक है, देखिए हाल ही में स्पेस एक्स ने स्टारशिप रॉकेट को मेकाजिला संरचना का उपयोग करके उतारने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखिए मेकाजिला स्पेस एक्स के स्टार बेस में 400 फीट लंबी रॉकेट पकड़ने वाली संरचना है। तो ये जो मेकाजिला है ये 400 फीट लंबी है लगभग। ये रॉकेट को ऐसे देखिए अपने दोनों हाथों से पकड़ती है, हाथ मतलब लोहे के हैं। और इसमें दो बड़े यांत्रिक भुजाएं हैं जिन्हें चाप स्टिक्स कहा जाता है, जो कि लौटते हुए सुपर हैवी बूस्टर को हवा में पकड़ने के लिए होती हैं। तो ये यांत्रिक भुजाएं आपको मैं दिखा दूं। देखिए ये जो दो बड़ी यांत्रिक भुजाएं हैं इसी की बात हो रही हैं। ये दोनों हवा में जो है रॉकेट को पकड़ती हैं। देखिए लॉन्च के बाद बूस्टर अलग हो जाता है और नियंत्रित थ्रस्टर के साथ उतरता है और मेकाजिला की भुजाएं द्वारा पकड़ा जाता है। ये विधि पुनः उपयोग और कुशल रॉकेट रिकवरी को सक्षम बनाती है। ये लॉन्च लागत को कम करती है और बूस्टर के त्वरित पुनर्निर्माण और पुनः उपयोग की अनुमति देकर स्थिरता को बढ़ावा देती है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के द्वारा राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो देखिए अल्जीरिया नाम का एक देश है छोटा सा, उसने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी यानी कि मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब अल्जीरिया की यात्रा पर गई थी तो वहाँ पर जो है उनको राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। और नौवां, किस मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए आईगोट लैब की स्थापना की है? तो देखिए ये मंत्रालय है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। याद रखिएगा, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए आई गॉट लैब की स्थापना की है। और ये आई गॉट लैब पहल जो है ये सभी कर्मचारियों को आई गॉट पोर्टल पर लाने का लक्ष्य रखती है और बजट प्रबंधन और नेतृत्व सहित 16 चयनित पाठ्यक्रम प्रदान करती है। और ये कदम मंत्रालय की क्षमता निर्माण कैलेंडर की समीक्षा के बाद लिया गया है और कौशल संवर्धन, पारदर्शिता और समय पर शिकायत निवारण के महत्व को ये रेखांकित करती है। 10वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए जो अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन है ये गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान नागरिक सुरक्षा विधेयक और मॉडल होमगार्ड विधेयक के मसौदे पर चर्चा करना था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संचालन में आधुनिक तकनीकी के माध्यम से दक्षता बढ़ाना है। याद रखिएगा, अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। और इसी के साथ आज का ये सेशन ही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहिए, आप लोग लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए ताकि क्लासेस से धुआंधार चलती रहें। बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगा कि डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है अभी। तो अभी सब्सक्राइबर की संख्या पहले 10,000 पार करवाइए और संख्या बढ़ाइए आप लोग। कम से कम डेली व्यूज़ जो है कम से कम 8-10 हज़ार पहुँचने लगे तब तो मैं डिजिटल बोर्ड में इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए लग जाएंगे पूरा सेटअप बनाने में। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि कैसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।